नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी एक मोरल स्टोरी है। आपको लास्ट में बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है, बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई। और स्टोरी में जैसे कि हर बार की तरह यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिससे जब कभी भी आप आगे जब इंग्लिश लिखना चाहेंगे, बोलेंगे या पढ़ना चाहेंगे उसके मीनिंग सही, तो आपको ये सब नए नए वर्ड जब यूज़ किए जाएंगे तो आप उसकी मीनिंग आप जानते रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ने वाला है। और इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी बताने वाला हूँ कि उच्चारण कैसे करना है। कई बार इसे गलत तरीके से पढ़ लेते हैं तो वो नहीं होगा। आप बस कॉपी पेन हमेशा लेके बैठा करें। जो वर्ड्स आपको है ना कठिन लगते हैं, उच्चारण करने में परेशानी हो रही है, उसे आप लोग लिख लिया करें अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है किंग्स क्वेश्चन टू हिज वाइफ्स। वाइफ्स देखिए, एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो वाइफ्स लिखा हुआ है। एक पत्नी को WIFE वाइफ कहते हैं। देखिए वाइफ यहाँ पे F हट जाता है, FE हट के यहाँ पे क्या हो जाता है, VES लग जाता है। VES WI सेम है दोनों में, लेकिन FE वाइफ एक पत्नी, और वाइफ्स कई लोग जैसे नहीं पता होता तो क्या कर देते हैं, वाइफ्स ऐसे लिख देते हैं। वाइफ्स ये प्लूरल हो गया सर, वाइफ का नहीं, ये गलत है। वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है। क्लियर हो गया? ये एक आपको ग्रामर की जरूरी चीज़ समझा दी जिसे नहीं पता होगा। तो राजा का या अपॉस्ट्रोफी से आपसे भी पता, काकी के राजा का प्रश्न टू किसके लिए, कहाँ गया, क्या किया, प्रीपोजिशन टू होता है। हिज वाइफ्स अपनी पत्नियों से, तो राजा का अपनी पत्नियों से प्रश्न। चलिए देखिए भाई कौन सा सवाल करता है राजा, कौन सी पत्नी है। वंस देयर वॉज अ किंग हु हैड 4 वाइफ्स। एक बार देयर वॉज, तो देयर वॉज यानी देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, क्योंकि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, तो देयर यानी वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ नहीं बोलेंगे। एक बार वहाँ एक राजा था ऐसे नहीं बोलना है। एक बार एक राजा था, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? एक बार एक राजा था। हु यानी कौन भी होता है, और जिसका या जिसकी भी बोलते हैं। हैड यानी थी, है ना। 4 वाइफ्स, हैड यानी था या थी, किसी के पास कोई चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करते हैं। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे। पास बोलना जरूरी नहीं है, बट किसी के पास कुछ चीज़ था तो हैड का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक बार एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। ही लव्ड ऑल ऑफ हिज वाइफ्स। ही लव्ड, वह प्यार करता था। ऑल ऑफ हिज वाइफ्स, अपनी सभी पत्नियों से। बट लेकिन किंग यूज टू का यूज़ हम कब करते हैं, जब पुरानी कोई आदत बताते हैं कि भाई ये किया कर। जैसे मैं बोलूँगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश सीखा करता था। ऐसे पास की कोई आप अपनी है ना बताते हो कि ऐसे किया करता था, तो आप वहाँ पे यूज टू का यूज़ करते हैं। तो राजा क्या किया करता था, लव यानी प्यार किया करता था, और यूज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था। हिज 4th वाइफ, अपनी, हिज यानी उसकी या अपनी, दोनों का यूज़ करते हैं। 4th वाइफ, चौथी पत्नी से। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वो अपनी 4 पत्नियों से प्यार करता था, सभी पत्नियों से प्यार करता था, लेकिन अपनी चौथी पत्नियों से सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। एंड ऑलवेज, और हमेशा। यूज टू, फिर आ गया यूज टू, ठीक है। यूज टू एडॉर्न्ड, क्या लिखा हुआ है, एडॉर्न्ड। एडॉर्न्ड का मतलब क्या होता है, विभूषित करना, सजाना, सुसज्जित करना, ऐसे हर उसे। विथ फाइनेस्ट, फाइनेस्ट यानी सबसे अच्छे, है ना, बहुत ही सुंदर, उसे फाइनेस्ट कहते हैं, ठीक है। और डेलिकेसीज, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, डेलिकेसीज। डेलिकेसीज का मतलब होता है व्यंजनों से, बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट अच्छे अच्छे व्यंजनों से उसे सुशोभित किया करता, सजाया करता था। और ही प्रोवाइडेड हर विद बेस्ट थिंग्स। प्रोवाइडेड यानी उसे प्रोवाइड करता था, मतलब उसे प्रदान करता था। हर यानी उसे, विद बेस्ट थिंग्स अच्छी चीज़ों से, है ना, अच्छी चीज़ें हमेशा उसे प्रदान करता था, दिया करता था। वो जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें रहती थी उसे प्रोवाइड करता था, प्रदान करता था, देता था। हिज 3rd वाइफ वॉज रियली ब्यूटीफुल। उसकी तीसरी पत्नी वॉज यानी थी, सचमुच में सुंदर, है ना, वास्तव में सुंदर थी। एंड ही लव्ड, और वो प्यार करता था, है ना, टू शो हर ऑफ टू नेबरिंग किंगडम, यानी कि वो
तीसरी पत्नी इतनी सुंदर थी और उसे क्या करता था, पड़ोसी राज्य में दिखाना पसंद करता था, यानी अपने साथ पड़ोसी राज्य में ले आता था दिखाने के लिए कि मेरी पत्नी कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, तो शो हर ऑफ यानी उसका दिखावा करता था। नेबरिंग यानी पड़ोसी, नेबर यानी पड़ोसी होता है, तो पड़ोसी राज्यों में दिखावा करता था जाके, देखो मेरी पत्नी, बोलता नहीं था बट साथ में घुमाता था कि देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। फिर क्या हुआ देखिए, हिज सेकेंड वाइफ, देखिए वाइफ लिखा हुआ ना आप, क्योंकि एक एक पत्नी के बारे में बात हो रही तो वाइफ ऐसे लिखा हुआ है। दूसरी पत्नी वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु थी, दया करने वाली है ना, उसे दयालु कहते हैं। पेशेंट का मतलब क्या होता है, धैर्यवान, धीरज धरने वाली। एंड कंसीडरेट लिखा हुआ है ना, हाँ कंसीडरेट, ठीक, कंसीडरेट का मतलब होता है जैसे हिंदी में विचारशील होता है, नॉर्मल बोले तो समझदार बोल सकते हैं इसे, क्लियर है। बहुत दयालु है ना, और बहुत धैर्यवान, और बहुत ही ज़्यादा वो समझदार थी। Whenever king faced some problem, जब कभी राजा फेस्ड यानी सामना करते थे, सम यानी कोई समस्या का, किसी परेशानी का, विथ डिसीजन ही यूज टू गो टू हर, है ना, विथ डिसीजन, तो उसके पास जाता था क्या करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। एंड ही वुड हेल्प हिम, और वो उसकी क्या करती थी, मदद किया करती थी। तो यूज टू के जैसे वुड का भी यूज किया जाता है। गेट थ्रू दैट डिसीजन, तो गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, उसमें से हम गेट थ्रू का यूज करते हैं, तो उसके, और वो निर्णय लेने में उसकी मदद की करती थी, ठीक है। तो कुछ समस्याओं का जब भी राजा को निर्णय लेने में परेशानी होती थी तो वो क्या करता था, उसके पास जाता था और निर्णय लेने में वो उसकी मदद करती थी उस डिसीजन से, ठीक है। किंग्स फर्स्ट वाइफ, राजा की पहली पत्नी, वॉज यानी थी, अ वेरी लॉयल पार्टनर, एक बहुत ही लॉयल यानी वफादार, पार्टनर यानी होता है आपका साथी को पार्टनर बोलेंगे, पत्नी बोल सकते हैं, साथी बोल सकते हैं, तो एक वफादार साथी थी। एंड मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन मेंटेनिंग हिज हेल्थ एंड वेल्थ, और क्या करती थी, उसके स्वास्थ्य और धन को बनाए रखना, मेंटेन करना है, बनाए रखना होता है, ठीक है। बहुत बड़ा उसने क्या किया था, मेड यानी किया, बहुत बड़ा योगदान दिया उसके स्वास्थ्य और उसके संपत्ति को बनाए रखने में। बट किंग वॉज वेरी इग्नोरेंट टूवर्ड्स हर, लेकिन राजा वॉज यानी था वेरी इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, अनभिज्ञ होना, इग्नोर करना, है ना, उसे अनदेखा कर देना, उसे इग्नोरेंट कहते हैं। टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ वो अनभिज्ञ था, है ना, अनजान जैसे था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ही हार्डली टुक नोटिस ऑफ हर, ही हार्डली यानी बड़ी मुश्किल से, टुक नोटिस ऑफ हर, नोटिस ऑफ हर यानी क्या होता है, बड़ी मुश्किल से उस पर ध्यान देता था, वो नोटिस करने ध्यान देता, बड़ी मुश्किल से उस पर ध्यान देता था, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट लॉयल, सब चीज़ था, ध्यान भी देती थी, बट राजा को उतनी पसंद नहीं थी वो, तो बड़ी मुश्किल से कभी कभी उसकी तरफ ध्यान जाता था। वन डे, एक दिन, किंग फेल इल, राजा बीमार पड़ा, फेल यानी गिरा, पड़ा ऐसे यूज करते हैं, इल यानी बीमार होता है, तो एक दिन राजा बीमार पड़ गया, ऐसे यूज करेंगे। एंड ही न्यू दैट, और वह जानता था, नो का सेकंड न्यू, कौन सा नो, KNOW, नो, यहाँ पे के साइलेंट रहता है ना, और W भी साइलेंट रहता है, यहाँ पे न्यू, के साइलेंट रहेगा, न्यू यानी जानता था, तो न्यू पढ़ेंगे, कि न्यू नहीं पढ़ेंगे। दैट की ही इज गोना डाई सून, ही इज गोना, गोना तो हम जैसे गोइंग टू ऐसे यूज करते, तो गोना बोलते शॉर्ट में, ही इज गोइंग डाई सून यानी वो जल्दी ही मरने वाला है, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब जल्दी ही मरने वाला है, उसे पता चल गया। किंग वॉन्डर्ड, तो राजा को आश्चर्य हुआ, या उसने विचार किया, ठीक है। राजा ने, वॉन्डर्ड यानी आश्चर्य भी होता है, और विचार करना, सोचने को वॉन्डर्ड बोलते हैं। तो राजा ने सोचा, आई नाउ, है ना, अब मैं, हैव 4 वाइफ्स विथ मी, तो बोल रहा कि मेरे साथ 4 पत्नियां हैं, बट व्हेन आई डाई, लेकिन जब मैं मरता हूं, है ना। आइल, तो आइल क्या है, आई विल है ना, विल लिखा हुआ है, आई विल, तो शॉर्ट में से कॉमा लगा आइल बोल देते हैं, आइल बोलने में आसानी होता है, बट एक्चुअल में आई विल यानी मैं करूँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, जाऊँगा, गा गी ऐसे। बी, आई विल बी ऑल अलोन, बी यानी हो जाऊँगा, होना ऐसे, ऑल अलोन यानी तो बिल्कुल अकेले। तो बोला अभी तो मेरे पास 4 पत्नियां हैं,
लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं बिल्कुल अकेले रह जाऊंगा। He called his fourth wife and asked, उसने बुलाया अपनी चौथी पत्नी को और कहा, asked कहा, पूछा भी होता है कहा भी होता है, यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो asked यानी कहना भी होता है, किसी कुछ ऑर्डर वगैरह देना, और किसी को कुछ पूछने के लिए भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी asked कहा जाता है। पूछा, I loved you most, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार, है ना, मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, ऐसे बोल रहा है। Now अब when I am dying, जब मैं मर रहा हूँ, I am dying यानी मैं मर रहा हूँ, will you follow me, क्या तुम मेरा पीछा करोगी, मेरे साथ चलोगी, उसे हम follow me बोलते हैं। तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरा पीछा करोगी, तो फॉलो मी, बट यहाँ पे मतलब यही होगा क्या तुम मेरा अनुसरण करोगी, मेरे साथ मरोगी, मेरे साथ जाओगी, ऐसे मतलब है। कीप मी कंपनी यानी मुझे अपने क्या कर लो, मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो। तो कीप मी कंपनी यानी साथ रखो, ऐसे होता है मतलब, और नॉर्मली देखा जाए तो मेरी साथी बनो, मेरे साथ दो। फोर्थ वाइफ रिफ्यूज्ड, चौथी पत्नी ने रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना, उसे रिफ्यूज्ड कहा जाता है। इनकार कर दिया। एंड वॉक्ड, देखिए दोनों सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, तो ये पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस है। मना किया और चली गई, ऐसे वॉक अवे यानी चल दी। विदाउट यानी बिना किसी, एनी अदर वर्ड यानी बिना कोई दूसरा शब्द कहे वहाँ से चली गई। किंग फेल्ट वेरी सैड, तो राजा को बहुत बुरा महसूस हुआ। सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता था, बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा किया सबसे ज़्यादा, लेकिन चौथी पत्नी ही तुरंत मना कर दी कि नहीं भैया मुझे आपके साथ नहीं आना है, वहाँ मरना नहीं है। नाउ किंग कॉल्ड हिज थर्ड वाइफ, अब राजा ने कॉल्ड यानी बुलाया, पुकारा, कॉल्ड बोलते हिज अपनी तीसरी पत्नी को। एंड आस्क्ड सेम थिंग, और वही चीज पूछा उससे। थर्ड वाइफ ऑल्सो रिफ्यूज सेइंग नो, तीसरी वाइफ ने भी, ऑल्सो यानी भी, मना कर दिया। सेइंग यानी कहते हुए, नो नहीं, आई कैन, इसे आई कांट भी बोल सकता है, आई कैन भी बोलते हैं। कैन नॉट का कैंट होता है यानी कि मैं नहीं कर सकती। आई कैन यानी मैं कर सकती हूँ, आई कैंट यानी मैं नहीं कर सकती। एक्चुअल में क्या है, कैन नॉट है, कैन नॉट। तो जब शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या करते हैं, कैन कॉमा लगा के सीधा टी को लिख देते हैं, ये हट जाता है। आई कैन मैं नहीं कर सकती। लाइफ इज टू गुड, जीवन इज यानी है, टू गुड यानी बहुत अच्छा है। टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है। जीवन बहुत अच्छा है। एंड आई एम गोना है ना, रीमैरी आफ्टर यू डाइड, आई एम गोना, तो क्या हो जाएगा, बोल रही है कि मैं आपके मरने के बाद क्या करूँगी, रीमैरी, फिर से शादी करूँगी, आफ्टर यू डाई, आपके मरने के बाद। फिर मैं दूसरी शादी करूँगी आपके मरने के बाद, दोबारा शादी कर लूँगी। ये भी निकल ली, मना कर दी। किंग हार्ट सैंग लिसनिंग, इसे लिसनिंग पढ़ेंगे, टी साइलेंट लेटर है, लिस्टनिंग नहीं पढ़ेंगे, लिसनिंग, टी हमेशा लिखा जरूर होता है लेकिन इसे लिसन यानी होता है सुनना। तो किंग हार्ट सैंग, सैंग यानी क्या होता है, सिंग का सैंग सेकंड फॉर्म, सिंग यानी डूबना, सैंग यानी डूब गया ऐसे। तो राजा का दिल डूब गया लिसनिंग सुनकर। टू दोज कोल्ड वर्ड्स यानी ऐसा होता है ना कि उनके कहे गए ठंडी बातों से। अब ठंडी बातों को बोल सकते हैं कि एकदम दिल को दुखा देने वाली बात, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। सेड बाय हिज वाइफ, जो उसकी पत्नी द्वारा कहा गया, उन शब्दों को सुनकर राजा का दिल डूब गया यानी टूट गया, डूब गया कि बाप रे, इस पत्नी ने भी मना कर दिया, जिसके लिए इतना किया मैंने, है ना, इसने भी मना कर दिया। आगे देखेंगे। नाउ किंग कॉल्ड, अब राजा ने बुलाया, कॉल्ड ऑन है पुकारना, हिज सेकंड वाइफ, अपनी दूसरी पत्नी को। एंड आस्क्ड सेम क्वेश्चन, और वही प्रश्न पूछा। एंड इवन यानी भी, सी रिफ्यूज्ड, उसने भी मना कर दिया टू किंग, राजा को, सेइंग कहकर नो नहीं, आई कैंट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू बोल सकते, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आउट दिस टाइम, है ना, हेल्प यू आउट दिस टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसने कहा भाई कि राजा इस पर है ना, मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर सकती, इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। उसने भी मना कर दिया, यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। किंग वॉज, है ना, डिवास्टेटेड का मतलब है तबाह हो जाना, पूरा डिवास्टेटेड कहते हैं। तो राजा पूरी तरीके से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, पूरा उसका मन टूट गया। बोला बाप रे, ये तो 4 पत्नियों में से 3 ने तो ऐसे ही मना कर दिया, एक बार सोचा भी नहीं कि कोशिश करूँगी, हिम्मत करूँगी, ये वो सांत्वना भी नहीं दी, एक तो शादी कर लूँगी बोल के निकल ली, और ये तो बोल रही है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती।
देन अ वॉइस केम फ्रॉम आउटसाइड, है ना। इसका एंडिंग और अलग है, अभी आप जो सोच रहे हो वो तो है ही, लेकिन और एंडिंग में आपको भी पता चलेगा कि आपकी भी 4 पत्नियां हैं, मतलब शादी हुआ रहे चाहे मत हुआ रहे, और यदि आप लड़की हैं तो आपके 4 पति हैं मान लीजिए, बट कैसे कौन अभी आपको पता चलेगा। देन अ वॉइस केम फ्रॉम आउटसाइड, तब एक आवाज़, है ना, सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो ज़्यादातर सी का क उच्चारण होता है, स हो जाता है, वॉइस, देखिए स। केम आया या आई, आवाज़ आई बोलते हैं, कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज़ करें तो एक आवाज़ आई, फ्रॉम यानी से आउटसाइड, बाहर से एक आवाज़ आई। आई विल गो, मैं जाऊंगी, विथ यू, आपके साथ, मैं आपके साथ जाऊंगी, नो मैटर वेयर यू गो, है ना, नो मैटर वेयर यू गो यानी आप कहाँ जाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, मैं आपके साथ आऊंगा। अब समझ गया कौन बोली होगी। किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हो रही ना, एंड सॉ हिज फर्स्ट वाइफ, और अपनी पहली पत्नी को देखा, देखा बोले इसलिए सॉ का यूज कर रहा हूं मैं, सी सॉन, सॉरी सी सॉ सीन, सेकंड फॉर्म सॉ। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी होता है ना, जिस जो वॉज लुकिंग, जो दिख रही थी, रियली सचमुच में, डल एंड सफर्ड, डल एंड सफर्ड सुस्त और पीड़ित दिख रही थी, एकदम दुखी दिख रही थी। उस पत्नी ने कहा, दुखी थी भाई क्योंकि पति उसका ध्यान नहीं देता था, लेकिन क्या करेगी बेचारी, बहुत मेहनत करती थी, शरीर उसका पूरा सुस्त हो गया था। किंग विथ ग्रीफ सेड, तो राजा विथ यानी होता है साथ में, ग्रीफ के साथ शोक दुख के साथ कहा, तो ग्रीफ यानी होता है दुखी। राजा ने दुखी होकर कहा, आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ यू व्हेन आई हैड चांस। शुड हैव, शुड का यूज होता है चाहिए, लेकिन आई शुड हैव मतलब मुझे करना चाहिए था, तो पास्ट में कुछ करना चाहिए था तो हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई शुड हैव, यहाँ पे लिखा है टेकन केयर, तो लिखा हुआ मुझे तुम्हारी क्या करनी चाहिए थी, टेक केयर का टेकन केयर हो गया, हैव का यूज किया गया, तो टेक केयर यानी अभी देखिए मेरे जवान पे था, ध्यान देना चाहिए था, देखभाल करना चाहिए था, ऐसे हो रहा है। ख्याल रखना जिसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, व्हेन जब, आई हैड चांस जब मेरे पास मौका था, तो हैड यानी कुछ चीज़ था, क्या था, चांस मौका, जब मेरे पास चांस था, मौका था, तब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। ट्रुथ इज, है ना, इतना ही एंडिंग है, फिर आगे देखिए, ट्रुथ इज सच्चाई ये है ना, सच्चाई है, वी ऑल हैव हम सभी के पास हैं, 4 वाइफ्स इन आवर लाइफ हमारे जीवन में 4 पत्नियां हैं। सच तो ये है कि हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती है, हम सभी के पास 4 पत्नियां हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी 4 पत्नी, यहाँ पे वो है ना महिला वाली 4 पत्नी की बात नहीं हो रही है, ये तो बेचारे किन्हीं की शादी नहीं हुई है, बोल रहे होंगे क्या बात करो सर, एक हो नहीं रही शादी, यहाँ 4 बोल रहे हो। चलिए देखते हैं फोर्थ वाइफ, अब देखिए कौन कौन सी 4 पत्नी है, जो चौथी पत्नी आपकी कौन सी है। फोर्थ वाइफ रिप्रेजेंट्स आवर बॉडी, चौथी पत्नी रिप्रेजेंट्स, एस लगा है ना, तो ता है ती है, ऐसे यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। चौथी पत्नी क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, दर्शाती है, ऐसे बोल सकते हैं। आवर बॉडी हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे शरीर को दर्शाती है। यानी जो चौथी पत्नी है ना, जो क्या था, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसी हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। यदि आप महिला है तो आपको पति मान सकते हैं, हमारा शरीर है जिसे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। होल लाइफ पूरी जीवन, वी मेक एफर्ट्स, वी मेक तो हम करते हैं, मेक हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ऐसे यस लगा, यहाँ पे वी आई वी यू वी, सॉरी आई यू वी दे हो ना, या प्लूरल बहुवचन हो तो मेक का मेक ही रहेगा। यहीं पे ही होता तो ही मेक्स, सी मेक्स, इट मेक्स, राहुल मेक्स, ऐसे हो जाता। तो ये अंतर है, प्रेजेंट दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस है, बट यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन है तो एस लगा है, और यहाँ पे वी है इसलिए मेक का मेक ही रह गया, लेकिन मतलब वही नहीं कर रहा, ता है ती है, वो रिप्रेजेंट करती है, बनाती है, हम बनाते हैं, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, एफर्ट्स, यानी हम मेहनत करते हैं इन मेकिंग इट लुक गुड। तो इसका मतलब समझ गए कि हम इसे अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट होल लाइफ यानी पूरा जीवन, पूरा जीवन हम इस शरीर को अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट विल लीव अस व्हेन वी डाई, लेकिन जब हम मरेंगे तो ये हमें छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो क्या करेगी, सीधी सी बात है, जो चौथी पत्नी जैसे मरते समय उसको छोड़ दी ना, वैसे शरीर भी हमें क्या कर देगा, हमें छोड़ देगा। हमारे मरते समय शरीर हमारे साथ नहीं आने वाला है, हो गई ना धोखेबाज शरीर, और हम इसी के पीछे पागल हैं। जैसे कि
राजा पागल था पूरा। हम क्या कर रहे हैं, शरीर के लिए तो कर रहे हैं। खाना क्या है, शरीर के लिए है। मन के लिए खा रहे हैं, शरीर के लिए खा रहे हैं, ये मिले। और जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं। कोई जीव जंतु को मार के खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, कोई कहीं का भी है ना चीज़ वाला दुनिया भर का शरीर को नुकसान करे तो भी खा रहा है। शरीर के लिए खा रहा है, शरीर को सुंदर दिखा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, शरीर के लिए तो कर रहे हैं। क्या मेकअप किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हो, बाहरी सुंदरता है ना। ऐसे नहीं कि केवल महिलाएं मेकअप कर रहे हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं आजकल, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। किसके लिए, शरीर के लिए, कि हमारा शरीर सुंदर दिखे। और लास्ट में जब मरेंगे तो यही शरीर हमें धोखा दे देगी, छोड़ देगी। बताइए, उस हमें पता है ये हम धोखेबाज है, तो भी हम उसके पीछे अभी भी पागल है। देखना अभी भी, कल भी स्टोरी सुनने के बाद भी हम उसके पीछे पागल रहेंगे। मैं भी नहाऊंगा धोऊंगा कल अच्छे से। थर्ड वाइफ रिप्रेजेंट्स आवर वेल्थ एंड स्टेटस। और जो तीसरी पत्नी है, रिप्रेजेंट्स दर्शाती है ना, आवर हमारी, वेल्थ एंड स्टेटस हमारी, जैसे बोलना चाहिए धन और हमारे रुतबे को दर्शाती है। स्टेटस यानी होता है आपका जो रुतबा है उसे दर्शाती है। व्हेन वी डाई, जब हम मरते हैं, इट विल गो टू अदर्स, ये दूसरे का हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, हमारी जो संपत्ति है, हमारा रुतबा है, मान लीजिए है ना, भगवान न करे मुकेश अंबानी जी हैं, और जब भी वो है ना, जब भी वो ख़त्म हो जाएंगे, भगवान के पास चल निधन हो जाएगा, तो उनका पूरा जो धन और संपत्ति है और जो रुतबा है किसके पास है, उनके बेटे के पास। अभी भी है उनका, ऐसे बात नहीं है, बट वो होगा किसका, क्या वो मुकेश अंबानी जी के साथ जाएगा, नहीं। एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ क्योंकि एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा हम अमीर मानते हैं उन्हें, इसलिए एग्जाम्पल दिया। हमारा भी ले सकते हो, हमारे पास धनी संपत्ति नहीं है तो क्या बताएं, इसलिए एग्जाम्पल उनका लिया हूँ। तो है ना, तो उनका जो ना धन संपत्ति ना रुतबा उनके साथ नहीं जाएगा, वो तो उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा, उसकी पत्नी का हो जाएगा, बेटे का हो जाएगा, बहू का हो जाएगा। धन संपत्ति उनके है ना कुछ काम नहीं आने वाले मरने के बाद। तो जैसे उसकी तीसरी पत्नी थी ना, जो क्या बोली कि मैं दूसरों के साथ चल दूंगी, दूसरे शादी कर लूंगी, वो। सेकेंड वाइफ रिप्रेजेंट्स आवर रिलेटिव्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जो दूसरी पत्नी है वो हमारे रिलेटिव्स दर्शाते हैं। रिलेटिव्स यानी सगे संबंधियों को हम रिलेटिव्स कहते हैं, रिश्तेदारों को, परिवारों को और दोस्तों को दर्शाती है। नो मैटर हाउ मच दे हैव बीन देयर फॉर अस, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए कितने समय तक वहां रहे हैं। द फर्देस्ट दे यानी आगे है ना, दे कैन स्टे बाय अस इज अप टू द ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कि कब्र के समान भी ग्रेव कहा जाता है यहाँ पे। ग्रेव यानी, और ग्रेव यानी, तो ग्रेव यानी जो कब्र समाधि होती है, या किसी को जलाने के बाद भी समाधि बनाते हैं ना, वहाँ पे उसे ग्रेव कहा जाता है कब्र को। तो बोल रहे हैं कि वो चाहे हमारे साथ, हमारे परिवार दोस्त कितने भी हमारे अपने क्यों ना रहे, अंत में क्या होगा, आगे वो केवल हमारे कब्र तक, हमारे जो शमशान घाट में जब जाते हैं, हमारी जो समाधि है केवल वहीं तक साथ देंगे। क्या उसके बाद वो हमारे साथ ऊपर आएंगे, नहीं। हमारे शरीर का भी साथ वो कब तक देंगे, केवल समाधि कब्र तक पहुँचने तक हमारे शरीर का साथ देंगे। उसके बाद वो न परिवार वाले हमारे साथ जाने वाले हैं, न वो दोस्त जाने वाले हैं, न कोई जाने वाला। तो वो दूसरी पत्नी है जो बोली कि ऐसी ऐसी बात तो ठीक है, लेकिन आपके साथ तो मैं आगे नहीं आ सकती, यहीं तक मेरा आपका साथ था, अब मैं आगे कोई मदद नहीं कर सकती। वैसे ये दोस्त वोस्त सब बोलेंगे हमारे शरीर को, बस यहीं तक था, जो भी आपको कब्र में करना था, अंतिम संस्कार करना था, यहाँ तक हो गया, आपकी समाधि बनानी थी, बस अब इसके आगे हम आप नहीं आ सकते। सेकंड पत्नी। अब देखिए फर्स्ट कौन है, ये आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट रिप्रेजेंट्स आवर सोल। और जो पहली जो पत्नी है वो क्या करती है, हमारी आत्मा को दर्शाती है, प्रतिनिधित्व करती है। इन परस्यूट है ना, परस्यूट का मतलब क्या होता है, ऑफ बॉडी, परसुएट लिखा हुआ है, तो परस्यूट ही लिखा हुआ है ना, परस्यूट ऐसे पढ़ते हैं। परस्यूट का मतलब होता है काम काज में, काम धंधे में, उसे हम परस्यूट कहते हैं। इन परस्यूट ऑफ बॉडी यानी शरीर के काम काज में, शरीर के है ना, जो शरीर के लिए हम काम काज करते हैं। वेल्थ धन एंड प्लेजर, शरीर धन और आनंद के काम काज में। ऑफ वर्ल्ड दुनिया के। वी ऑफन हम अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, लिखेंगे जरूर। हम अक्सर इग्नोर इट, इसे इग्नोर कर देते हैं, हमारी आत्मा को हम इग्नोर कर देते हैं। किसके लिए, हमारे शरीर धन और संसार के सुख की चाहत में हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इग्नोर कर नज़रअंदाज कर देना यानी कि हमारी आत्मा को हम भूल जाते हैं। सोल इज ओनली थिंग दैट विल फॉलो अस।
तो आत्मा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारा हमेशा अनुसरण करेगी, हमारे साथ हमेशा रहेगी। मरने के बाद भी आत्मा आपके साथ रहेगी ना। आत्मा ही हम, सीधी सी बात है, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली आत्मा। नया जन्म लोगे तो भी आत्मा आपके साथ रहेगी। तो आत्मा ही तो नया जीवन लेता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कौन है? जो पहली पत्नी थी राजा की, जो बोली कि आप किसी भी स्थिति में रहें, कैसे भी रहें, अच्छे रहें, बुरे रहें, है ना, बीमार रहें, सुंदर रहें, ना रहें, कैसे भी रहें आप, लेकिन वो जो आत्मा रूपी जो पहली पत्नी थी, है ना, वैसी ये जो आत्मा है वो बोल रहा है शरीर को, कैसे भी रहो तुम, मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ये आत्मा है। और जिसके लिए हम सबसे कम ध्यान देते हैं, कभी आत्मा के लिए आप करते हो? आत्मा की सुख शांति के लिए बहुत कम करते हैं। पूजा पाठ करते हैं। आत्मा की शांति कब होती? पूजा पाठ कर रहे हो, बोलते ना मेरा आत्मा, है ना, आत्मा को शांति मिली, मेरा आत्मा तृप्त हो गया, ऐसा ना, मन तृप्त होना, आत्मा तृप्त होना, आत्मसंतुष्टि मिली। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं तो वो बोलते हैं हम, आत्मसंतुष्टि खैर अलग चीज़ हो गया। तो जो भी आत्मा के लिए करना वही आप अपने लिए कर रहे हो। पुण्य करते हो, पाप करते हो, ये आपका शरीर तो भोगेगा ही भोगेगा, लेकिन आपकी जो आत्मा है उसे साथ में लेके जाएगी। आत्मा जब ऊपर जाएगी ना, तब वहाँ पे उससे पूछा आपके शरीर ने क्या क्या पाप पुण्य किया है, उसके हिसाब से आत्मा आपको वैसा शरीर अगले जन्म में मिलेगा। पापी है तो उस हिसाब से आपको शरीर मिलेगा, है ना। किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ परेशानी है, बोलते हैं फिर जन्म लेने के बाद, अरे बच्चा तो जन्म लिया है, लेकिन बच्चे में ऐसे ऐसे परेशानी क्यों है? बच्चे ने क्या पाप किया? नहीं, बच्चे ने कोई पाप नहीं किया है। ये जो पिछला जन्म में इसका जो शरीर था, जो जिसने पाप किया है, तो उसका पाप पूरा भोग नहीं पाया था इस धरती पे, तो उसका जो भी लेखा जोखा, जो भी बैलेंस है, उसे भगवान पूरा करते हैं। वही यदि अच्छा काम किया है और जल्दी ख़त्म हो गया, किसी कारण से जल्दी मर गया वो, तो उसका पुण्य बचा हुआ है, तो वो कब काम आएगा? अगले जन्म में उसे बढ़िया घर जन्म में मिलेगा, धनवान बनेगा, निरोगी बनेगा, सुंदर बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब बोलेंगे अरे ये तो यार बहुत गुंडा आदमी, ऐसे आदमी इतना पाप करता है, उसके बाद भी सुख भोग रहा है। ये अभी का सुख नहीं है, वो पिछले जन्म का सुख भोग रहा है। और अभी जो पाप कर रहा है ना, उसका भी अभी भी दंड मिलेगा। और यदि अभी दंड नहीं मिल पाया, किसी कारण से मर गया, समय पूरा नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में उसको मिलेगा, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। बाकी आप लोग सब अपना मानिए, कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे जो पता वो मैंने आपको बताया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? इन दिस वर्ल्ड वी लिव फॉर प्लेजर्स, है ना, इस दुनिया में हम अपने आनंद के लिए जीते हैं, सुख के लिए जीते हैं। एंड इन दैट वी इग्नोर आवर सोल, और हम इन सभी में अपने आत्मा को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड स्पिरिचुअल बीइंग, और आध्यात्मिक, है ना, चीज़ों को, विथ ऑल अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों को, वॉट वी शुड फोकस मोस्ट इज ऑन आवर इनर सेल्फ और सोल। तो बाकी सभी चीज़ों के साथ हमें किस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सबसे अधिक प्रभाव हमारे खुद के आत्मा पर पड़ती है। सो कल्टिवेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि विकसित करना, बढ़ाना, स्ट्रेंथन, ताकत को, एंड चेरिश इट नाउ। चेरिश मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा संजोए रखना। फॉर इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ अस हु विल फॉलो अस एंड बी ऑलवेज विथ अस, यानी हमारे साथ। तो इसलिए अब इसे विकसित करें, मजबूत करें और संजो के रखें, क्योंकि यह एकमात्र हिस्सा है जो हमारा अनुसरण करेगा, पीछा करेगा और हमारे साथ रहेगा। इसलिए अपने आत्मा को क्या करिए आप, है ना, विकसित कीजिए, ताकतवर बनाइए, उसे आप मजबूत करें, यही है, उसे खुश करें, आत्मा के लिए जिए, आत्मा को संतुष्ट कीजिए। और आत्मा किससे संतुष्ट होती है? वही सब अच्छे काम से, है ना। आत्मिक संतुष्टि मिलती है ना, तो अच्छे कामों से। आप जिस भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ से, भाई किसी भी आप चले जाएं, आप चाहे मस्जिद चल दे, गुरुद्वारा चल दीजिए, है ना, हमारे मंदिर तो हम जाते ही हैं, आप कहीं भी चले जाइए, गिरजाघर चले जाइए, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आत्मिक सुख मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे भाई शांत, है ना, माहौल शांत रहेगा, पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ के लोग जिस प्रकार की पूजा पाठ करते हो, तो उस जगह का माहौल ही अलग रहता है, वहाँ का वातावरण ही अलग रहता है। तो भाई ऐसी जगह जाओगे, आप कहीं भी चले जाओ, तो आपके मन को शांति ज़रूर मिलेगी। तो आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो आत्मा को, भाई शरीर के लिए तो हमेशा जीते हो, कुछ समय आप आत्मा के लिए निकालिए, आत्मा को पुण्य दीजिए, उसे पुण्य का भोजन कराइए, पुण्य खिलाइए, अच्छे काम खिलाइए उसे, उससे आत्मा संतुष्ट होती है।
और जब आप जाओगे ना तो बोलते हैं ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बोलते हैं, गाना भी होगा ऋषि इसका क्या ऋतिक रोशन का, खाली हाथ आए थे। बट खाली हाथ नहीं आए थे, हम पिछले जन्म का जो भी पाप पुण्य है, बकाया है, उसे हम लेकर आते हैं। और जाते समय भी हम क्या करते हैं, है ना, जाते समय भी जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपने साथ जो अच्छे बुरे कर्म है उसे हम अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप पाप किए ख़त्म हो गए, अरे इसको तो पाप का कुछ मिल मर गया बस और कुछ नहीं हो, नहीं, वो अगले जन्म में आपको उसका दुख भोगना पड़ेगा। अच्छे काम किए ख़त्म हो गए, बेचारे इतना अच्छा काम किया लेकिन सुख नहीं भोग पाया, असली सुख भोगने के समय में, क्योंकि इसकी मृत्यु आनी थी, ये मर गया, अभी कोई मतलब नहीं दे, इतना पुण्य काम करने का क्या मतलब, मर तो गया, नहीं, उसने जितना भी पुण्य का कार्य किया है वो उसे अगले जन्म में, अभी तो स्वर्ग का वो सुख भोगेगा या भोगेगी, अगले जन्म में उसे अच्छा जन्म मिलने वाला है। हो सकता है इतने अच्छे पुण्य कर्म कर दे कि उसे मोक्ष ही मिल जाए, मोक्ष यानी ना जन्म ना मृत्यु, इन सभी बंधन से छुटकारा मिल जाना, भगवान में विलीन हो जाना, ऐसे भी होगा। तो भाई आप लोग देखिए, आत्मा को आप संतुष्ट कीजिए अच्छे कर्मों से, और शरीर को सुखी करने के लिए, खुश करने के लिए तो हम हमेशा जीते हैं, मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब आँखों के सुख के लिए, कान के सुख के लिए गाना सुन रहे हैं, जीभ के सुख के लिए खा रहे हैं, नाक के सुख के लिए हम एक से एक इत्र लगा रहे हैं ना, शरीर के सुख के लिए बहुत सारे साधन हैं। तो इस प्रकार से शरीर के सुख को जितना आप, है ना, महत्व देते हैं, उतना ही महत्व आप अपने आत्मा के सुख के लिए भी दीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पे मोरल भी आपको साथ ही साथ सीखने को मिलती है। तो ये भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ कि अपने जीवन को भी आप सुधारें, केवल इंग्लिश सुधारने से ही काम नहीं चलेगा, जीवन को भी आप अपना अच्छा कीजिए। तो स्टोरी में मोरल भी हमको अच्छी अच्छी मिलती है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक इसका लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा फ्री में, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखिए, रीड कर पा रहे कि नहीं, कहाँ कहाँ पे कठिन वर्ड आए थे उसे आप लोगों ने कॉपी में लिखा ही होगा, नोट डाउन किया होगा, उसे आप देख लीजिए। फिर अगली बार आप जब ट्रांसलेट करेंगे ना तो आप बहुत सारा ट्रांसलेशन आराम से कर पाएंगे, मीनिंग भी आप जान पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।